और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आपने और हमने कई कथाओं में देखा और सुना है कि जल गमन और आकाश गमन करते हुए ऋषि मुनि या देवतागण, क्या ये सिद्धियां वास्तव में हमको मिल सकती हैं? क्या ये कथाएं सच हैं? आइए हम जानते हैं। यदि आप भी योग सिद्धियों में वर्णित आकाश गमन जैसी सिद्धियों की चर्चा को, दंत कथाओं को सच नहीं मानते, अंधविश्वास मानते हैं, तो आप आज इन बातों को सच मान लीजिए। ये बात अगस्त 1962 की है। अंतरिक्ष उड़ान में वोस्तोक 3 यान की यात्रा करने वाले निकोलायेव ने अंतरिक्ष की स्थिति का कुछ विवरण सुनाते हुए कहा था कि अंतरिक्ष में फर्श, जमीन, दीवार आदि छूकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। खाली पोल पर भी आदमी सहज ही चल सकता है। यान की दीवार से उंगली छूकर एक छोटा सा धक्का देना ही काफी है। इतने भर से चलने की गति उत्पन्न हो जाती है। फिर मजे से चलते रहिए। हाथ और पैरों की सहायता से किसी भी दिशा में बढ़ा जा सकता है। चला ही नहीं जा सकता, बल्कि पानी की तरह तैरा भी जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण की परिधि से बाहर जाकर स्थूल शरीर का अंतरिक्ष की पोल में कितनी ही दूर तक चलना, दौड़ना, तैरना संभव है। उसमें आरंभ में एक छोटे से झटके की और पीछे संकल्प शक्ति के आधार पर हाथ पांव की थोड़ी हरकत भर करने की जरूरत है। इस स्थिति को प्राप्त कर लेना अब अधिक कष्ट साध्य नहीं है। इससे ये सिद्धांत तो स्वीकार होता ही है कि अंतरिक्ष में और धरती में भारहीनता की स्थिति में मनुष्य का आकाश गमन प्रत्यक्ष करके देख लिया गया है। इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण से रहित कमरे बनाए गए हैं पृथ्वी पर, जिसमें भारहीनता की स्थिति का अभ्यास कराने के लिए अंतरिक्ष यात्री को उन्हीं कमरों में रखकर उस तरह की स्थिति का अनुभव कराया जाता है। अब तो ये भी आवश्यक नहीं रह गया कि गुरुत्वाकर्षण की परिधि में ऊपर उठने के बाद ही आकाश गमन किया जा सके। पृथ्वी के किसी भी कमरे में विज्ञान ने उस तरह का वातावरण उत्पन्न करके ये सिद्ध कर दिया है कि गुरुत्वाकर्षण से रहित अंतरिक्ष की स्थिति ग्रेविटेशनल क्षेत्र के भीतर भी पैदा की जा सकती है। योग सिद्धियों में वर्णित आकाश गमन जैसी सिद्धियों की चर्चा को दंत कथा नहीं मान लेना चाहिए। मानव शरीर में भौतिक उपकरण में प्रयुक्त होने वाले सारे आधार बीज रूप में मौजूद हैं। उन शक्ति बीजों को विकसित करके शरीर के कणों को इतना हल्का बनाया जा सकता है कि जिन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ना पड़े और मनुष्य का आकाश में उड़ सकना संभव हो सके। प्रयोग की बातें आगे की हैं, पर सिद्धांत रूप में उसे अब असंभव नहीं कहा जा सकता। मनोबल की प्रचंड क्षमता का, शारीरिक विद्युत का, मस्तिष्कीय कंप्यूटर का, कायिक रेडियो सक्रियता का वैज्ञानिकों ने जो परिचय पाया है, उससे वे आश्चर्यचकित रह गए हैं। सूक्ष्म शरीर की परिधि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र से बाहर है। 6 चक्र, 3 ग्रंथियां, 5 कोश, 10 प्राण, 3 शरीर, कुंडलिनी विद्युत भंडार, सहस्त्रसार, सूर्य संस्थान आदि सूक्ष्म शरीर के शक्ति भंडागारों का जब रहस्य खोजा जाएगा तो प्रतीत होगा कि भौतिक विज्ञान की पकड़ में आने वाली मानवीय काया की अद्भुत विशेषताओं की तुलना में अप्रत्यक्ष शरीर की सामर्थ्य सूक्ष्म शरीर की सामर्थ्य असंख्य गुनी अधिक है। इस सामर्थ्य के बलबूते आकाश गमन की सिद्धि असंभव नहीं ठहराई जा सकती। जल पर इसी शरीर से बिना किसी जलयान के चल सकना योग साधना की सिद्धियों के अंतर्गत आता है। पूर्व काल में समुद्र पार करने के परिष्कृत साधन नहीं थे। लकड़ी के जहाज समुद्र यात्रा करते तो थे, पर उनकी चाल धीमी होती थी। समुद्री तूफानों का खतरा भी बना रहता था। बहुत दूर की यात्रा तो जहाज करते भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में योग माध्यम से उपलब्ध सिद्धियों का उपयोग दूरगमन के लिए किया जाता था। आकाश गमन की सिद्धि से सरल सिद्धि जल गमन की थी। नदी सरोवरों को पार करने में उसे बहुत सहायता मिलती थी। समुद्र पर भी चला जा सकता था। उन दिनों अब की अपेक्षा वर्षा अधिक होती थी और जल जंगल एक हो जाते थे।
आप तो जानते हैं कि बंगाल जैसे जल प्रधान क्षेत्रों में तो जल प्लावन से मार्ग ही अवरुद्ध हो जाते हैं। तब जल गमन की भारी उपयोगिता अनुभव की जाती थी। पानी में कैसे चला जाए। आज जल यात्रा के अनेक नए साधन निकल पड़े हैं और पुराने भी नए तरीके से बना दिए गए हैं। यंत्रों ने उनकी क्षमता बढ़ा दी है। ऐसी दशा में सस्ती जल यात्रा की तुलना में कष्ट साध्य जलगमन की सिद्धि उतनी उपयोगी नहीं रह गई है। फिर भी मानव शरीर की अद्भुत क्षमताओं की एक कड़ी के रूप में उसकी गरिमा तो है ही। उससे इतना पता तो चलता है कि नर पशु स्थूल काया से जितना पुरुषार्थ हम कर सकते हैं उसकी सीमा अंतिम नहीं है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को विकसित किया जा सके तो संसार के समस्त प्राणियों की सम्मिलित विशेषताओं की तुलना में मानवीय विशेषताएं कम नहीं अधिक ही सिद्ध होंगी। पक्षियों की तरह उड़ना, मछली की तरह तैरना उसके लिए असंभव नहीं रह जाएगा। पानी की सतह के ऊपर एक अदृश्य झिल्ली होती है जिसे सतह की तनाव शक्ति या सरफेस टेंशन कहते हैं। ये परत कई बार घनी भी होती है। उसके ऊपर कोई हल्की चीज इस तरह से धीरे से तैराई जाए कि उस झिल्ली को आघात न हो तो वह पानी पर तैरती रहेगी। शेविंग ब्लेड को यदि होशियारी के साथ इस परत के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वह तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। मृत सागर यानी डेड सी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसका पानी भारी है, इसलिए उसमें कोई मनुष्य डूबना चाहे तो डूब नहीं सकता। कारण है कि मनुष्य शरीर के कण उस पानी की तुलना में हल्के हैं। हल्की चीज भारी द्रव में नहीं डूब सकती। जल कणों से जो भी चीज हल्की होगी आसानी से तैरने लगेगी। लकड़ी हल्की होती है। हवा भरे गुब्बारे, रबड़ के ट्यूब हल्के होते हैं और वे पानी पर तैरते हैं। शरीर के कणों के भार में यदि कमी लाई जाए, न्यूनता लाई जाए तो उन्हें जल कण की तुलना में हल्के बना लेना योग साधनाओं के द्वारा संभव है। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर की सत्ता यदि प्रखर हो उठे, यदि सूक्ष्म शरीर को शक्तिशाली बना लिया जाए तो उतना हल्कापन देह में उत्पन्न किया जा सकता है कि वह जल पर बिना डूबे चल सके एवं आकाश में बिना गिरे उड़ सके। भौतिक विज्ञान की तरह जब आत्मिक विज्ञान की शोध होगी और उस क्षेत्र में विज्ञानी जब आत्मशक्ति उद्भव में साधनारत होंगे तो उन चमत्कारों को प्रत्यक्ष देखा जा सकेगा जो भूतकाल में प्रत्यक्ष प्रचलन के रूप में विद्यमान थे, पर अब उन्हें केवल दंत कथा माना जाता है। तो पानी पर चलना और हवा में तैरना ये भी संभव है योग साधनाओं के द्वारा। ये सिर्फ कथाएं नहीं हैं, इनमें सच्चाई कूट कूट के भरी है। आवश्यकता बस है योग साधनाओं से सूक्ष्म शरीर को शक्तिशाली बनाने की। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।